बाबा साहब 1942 में दिल्ली में आ गए थे और उसके बाद वो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी वो उसके अध्यक्ष बने, तो उनको 22 नंबर पृथ्वीराज रोड में बंगला मिला। तो उनका उसी घर में 22 नंबर में विवाह हुआ, इसलिए बहुत खास पर गया। नेहरू जी से वाद विवाद हुआ और आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने 31 अक्टूबर 1951 को कैबिनेट को छोड़ दिया। मैं सड़क पे आ जाऊंगा लेकिन इस घर में नहीं रहूंगा। अब डॉक्टर अंबेडकर ने एक शर्त रखी बाबा साहब ने कि मैं आपके घर रहूंगा, किराया दूंगा। उनकी यहाँ पे अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं हुई थी, अंत्येष्टि मुंबई में हुई। उनके साथ इनका एक कुत्ता था टॉबी, उसका क्या हुआ? तो टॉबी भी चला गया शॉक से, मतलब पेट था वो भी नहीं रहा। पीड़ित समाज है ना, पद दलित समाज, उनके एक तरह हीरो हैं। इस देश के करोड़ों गैर दलितों के भी हीरो हैं। 1951 का साल था। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उसके अगले ही दिन सरकारी आवास छोड़कर वो एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 5 साल गुजारे और इसी बंगले में उन्होंने अंतिम सांस भी ली। बोलते बंगले में आज बात होगी इसी बंगले की जिसने संविधान निर्माता बाबा साहेब की बेचैनी देखी है, समाज को बदलने, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए की जा रही उनकी कोशिशों को देखा है और देखे हैं उनके जीवन के अंतिम दिन। कहाँ है ये घर, हमारे साथ बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ल जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। ये बात एक्चुअली बाबा साहब 1942 में दिल्ली में आ गए थे। बाबा साहब 1942 में दिल्ली में आ गए थे और उसके बाद वो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी वो उसके अध्यक्ष बने जी। तो उनको 22 नंबर पृथ्वीराज रोड में बंगला मिला। हाँ जी। और बहुत बुरी हालत में था बंगला, और ये बंगला क्या बहुत ही यहाँ पे दयनीय स्थिति थी। तो फिर ये यहाँ पे रहने लगे। उससे पहले ये कुछ टाइम यूएनआई की जो बिल्डिंग है ना, रफ़ी मार्ग पे, उसके पीछे वहाँ पे हटमेंट्स होते थे, वहाँ पे रहते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि जब ये भारत का जो संविधान बना उसमें उस घर की भी भूमिका थी। 22 नंबर पृथ्वीराज रोड। बाबा साहब वहाँ पे रहते थे। और देखिए बाबा साहब से बड़ी शख्सियत कौन होगी, संविधान निर्माता, बिल्कुल ज्ञान के सागर। और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से एक बेहतरीन लेखक के रूप में मानता हूँ, स्पष्टवादी बहुत। तो ये वहाँ पे रहते थे। इन्होंने हिंदू कोड बिल पे नेहरू जी से वाद विवाद हुआ जी। प्रधानमंत्री नेहरू से वाद विवाद हुआ और आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने 31 अक्टूबर 1951 को कैबिनेट को छोड़ दिया। वो क्योंकि वो हिंदू कोड जो बिल था वो पास नहीं हो पाया था। हाँ, नहीं वो विवाद था उसको लेके, उसकी है ना, उसके कई बिंदु थे, उस पर इनमें विवाद था, तो इन्होंने छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि भारत में कोई कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा मतलब किसी मसले पर वो पहला था। स्वतंत्र भारत में किसी कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया पहले जो इस तरह के इस्तीफों में से एक था। तो इन्होंने वो 22 नंबर घर छोड़ा। और अब आप देखिए कि मतलब ईमानदारी और की मिसाल वो कायम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगले दिन ही मुझे घर छोड़ देना है, कि मैं जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहा हूँ तो मुझे अब सरकारी बंगला छोड़ना है, उसमें मुझे रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, तो उन्होंने उस टाइम उनकी वहाँ पे उनकी पत्नी रहती थी डॉक्टर सविता, उनके एक सहयोगी थे जो उनके घर में काम देखते थे, उनकी लाइब्रेरी को देखते थे देवी दयाल जी। उसके अलावा उनके घर की और दूसरे काम देखते थे एक नानक चंद रत्तू जी, ये होशियारपुर के रहने वाले थे। एक थे होतीलाल पिपल जी, ये अलीगढ़ के थे। और इनके जो घर में भोजन वगैरह बनवाने की व्यवस्था करते थे वो एक और सज्जन थे, सुदामा जी थे। तो ये करते थे। 4-5 लोगों का परिवार था, मतलब बल्कि रात को जो रहने वाले लोग थे वो मतलब 2 ही थे, डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी और सुदामा, बाकी सब चले जाते थे। तो जैसे ही इन्होंने ये खबर आई, आकाशवाणी से प्रसारित हुई, उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया तो होता नहीं था, टीवी चैनल नहीं होते थे, कुछ नहीं था, लेकिन खबर फैल गई। तो करोल बाग से
दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग आने शुरू हो गए इनके हाँ घर जी, में। हाँ। इनके ताकि घर वो ये पृथ्वीराज रोड को छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो जाए करोल बाग। मतलब हाँ। कि भाई ये हुआ है और कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया कि आप करोल बाग क्षेत्र में आ जी, जाइए। जी। लेकिन उधर बाबा साहब के बहुत प्रशंसक थे हम्म, और दलित आबादी बहुत थी, आपको मालूम हो, टैंक रोड, करोल बाग और बाकी जो आर्य समाज रोड वगैरह, वहाँ पे दलित आबादी बहुत था। दिल्ली की जो लोकसभा सीट जो थी एकदम करोल बाग, उसको ही माना जाता था, जो सुरक्षित सीट को माना जाता था। इन्होंने वो छोड़ दी। मतलब इनको कहा गया कि आप हमारे उधर आ जाइए, जी, करोल बाग की तरफ। करोल बाग आ जाइए। प्रस्ताव था ये, वक्त बीत रहा था, है ना। मतलब कहने वाले कहते हैं कि इनके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि कुछ दिन तो हमें मौका दीजिए, आखिर घर ढूंढना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। हाँ, और वहाँ पे इतना सामान होगा, सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने कहा नहीं, इस बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं सड़क पे आ जाऊँगा लेकिन इस घर में नहीं रहूँगा। आप अंदाज़ा लगाइए, वाकई बहुत बड़ी बात थी। हाँ निश्चित रूप से। तो तभी क्योंकि डॉक्टर साहब एक बड़े वकील भी थे, तो उनके क्लाइंट थे सिरोही जी। वो सिरोही मतलब सिरोही राज परिवार से थे। तो उनका एक घर था 26 नंबर अलीपुर रोड में, जिसको अब 26 नंबर शामनाथ मार्ग कहते हैं। दिल्ली विधानसभा के पास ही है, दिल्ली वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन उसके पास ही है। उन्होंने इनको ये घर कहा कि आप इसमें आप आ जाइए। सब लोगों को ये सूट भी किया, क्योंकि उनके पास मिलने जुलने वाले लोग बहुत आते थे। करोल बाग में बड़ा स्पेस नहीं मिल रहा था, तो इस पर सहमति बन गई और ये आप समझ लीजिए अगले दिन ही वहाँ पे शिफ्ट कर गए। अगले दिन ही शिफ्ट कर गए, ये आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक शर्त रखी, बाबा साहब ने, कि मैं आपके घर रहूँगा, किराया दूंगा। अब बताइए कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, कहाँ मिलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपको किराया दूंगा। जाहिर है उन्होंने मना किया ही होगा, लेकिन ये नहीं माने और अंततोगत्वा किराया देने पर सहमति बनी और ये वहाँ पे शिफ्ट कर गए। और इन्होंने 22 नंबर पृथ्वीराज रोड छोड़ दिए, जिसमें करीब 5-6 साल से रह रहे थे जी, है ना। 5-6 साल से रह रहे थे, ये छोड़ दिया। और फिर ये वहाँ पे चले गए 1951 से 56 तक ये उसी घर में रहे, है ना। 5 और 6 दिसंबर की रात को इनका महानिर्वाण होता है। ये वहाँ पे रहे और बड़े, मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे बाबा साहब अंतिम 5 साल इन्होंने बिताए। और उस दौरान अधिकतर अध्ययन में ही इनका रहा, अध्ययन, लेखन और अध्ययन, है ना। लेखन और अध्ययन में इनका वक्त बीता। अच्छा सर, शामनाथ मार्ग की हम बात करेंगे, उस वाले बंगलों की। पहले हम आते हैं पृथ्वीराज रोड वाले बंगलों की। ये वो घर जो था जहाँ वो एक मंत्री के रूप में रहे, यहाँ उन्हें उनकी जो पत्नी है उनसे कहते हैं कि वो मिली एक तरीके से, वहाँ नहीं, वहाँ पे नहीं मिली, वहाँ उन्होंने विवाह किया, उस घर में विवाह किया। देखिए ये बॉम्बे में जब रहती थी, डॉक्टर सविता जो थी वो डॉक्टर थी, डॉक्टर सविता वो डॉक्टर थी। तो ये बॉम्बे में जब रहते थे तो उनके पास एक रोगी के रूप में जाते थे, इलाज करते थे। दोनों में परिचय हुआ और फिर वो शादी हुई और वो ब्राह्मण परिवार की थी, है ना। वो ब्राह्मण थी तो शादी हुई, लेकिन दोनों एक ढंग से सोच रहे थे और तो उनका उसी घर में 22 नंबर में विवाह हुआ। इसलिए बहुत खास पर है, इसीलिए बहुत खास घर है। उस घर में उनका विवाह हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि वो विवाह कोई बहुत भव्य विवाह हुआ, मतलब विवाह जो जिस ढंग से एक सादगी से विवाह हुआ था उसी घर में। फिर वो उनके साथ ही रही, उसी घर में रही। तो वो 22 नंबर अपने आप में अभी भी है वो घर, है ना, अभी भी वो घर है। और अब वो जो घर है तुर्की का जो एम्बेसडर का घर है वो। और कई अम्बेडकरवादियों ने मांग करते रहे कि भाई, मतलब हमने भी मांग की कि भाई वहाँ पे कम से कम बाबा साहब की एक प्रतिमा लग जाए, या वहाँ पे उनकी एक धड़ प्रतिमा लग जाए, या वहाँ पे एक पत्थर पे लिख दिया जाए कि भाई इस घर का बाबा साहब से क्या संबंध है। तो वहाँ पे एक बार ये भी चर्चा थी कि वो विचार कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि वो एक तुर्की एम्बेसडर का घर है, वो किस रूप में लेते हैं, है ना, वो किस रूप में लेते हैं। तो 22 नंबर बड़ा बहुत ही खास रहा है उनके लिए। ऑफ कोर्स भाई, देखिए भारत का संविधान की भूमि, वहाँ पे तैयारी करते थे। रात की मीटिंग्स, वहाँ पे जो पहले जो संविधान सभा की मीटिंग से आना, फिर उसकी वहाँ पे तैयारी करना,
है ना, वहाँ पे उनका विवाह हुआ, ये सारी चीज़ें अब छोटी मोटी और बात वहाँ थोड़ी है। उन्हें वो उनके मित्र या सहयोगी मिले जो उनके अंतिम दिनों तक उनके साथ रहे। यस, ये भी एक बड़ी बड़ी हाँ बात थी। हाँ, नहीं ये तो देखिए, इनमें जो ये तीनों चारों जो सहयोगी थे उनके जीवन पर्यंत के साथी थे और खुद आए थे। जैसे नानकचंद रत्तू जो थे ये अलीगढ़ के थे, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, होशियारपुर के थे, जी। है ना। तो ये इनके जवानी में मिले इनसे, तो इनको कहा कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। बाबा साहब की शख्सियत थी, उन्होंने कहा कि कर लो भैया काम, है ना। तय हुआ तो उनके काम को, दफ्तर को देखने लगे। इसी तरह अलीगढ़ के थे, जैसे मैंने बताया मोतीलाल पिपल जी, है ना, ये अलीगढ़ के थे, तो ये भी उनसे जुड़े। मोतीलाल पिपल जी के जो पुत्र हैं वो मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। वो रेलवे बोर्ड के मेंबर भी रहे, लेखक भी हैं, उनकी हाल ही में किताब भी आई है, डॉक्टर रविंद्र कुमार। उन्होंने बताया कि वो उनके साथ जुड़े तो जीवन भर उनके मतलब 1956 के बाद तक फिर उनके साथ ही जुड़े रहे, है ना, उनके साथ जुड़े रहे, उनके विचारों को आगे लेके जाते रहे। बाद में भी उन्होंने जो है उन्होंने क्षणों तक उनके लिए काम किया। उन्होंने ही, मोतीलाल पिपल जी ने दुनिया को बताया कि उनका निधन हुआ है, कि वो अब नहीं रहे हैं। उन्होंने ही बताया था, क्योंकि वो 7 तारीख को जब उनके घर गए 26 श्यामनाथ मार्ग पे, जिसको अब हम ये स्मारक के रूप में जानते हैं। हाँ, स्मारक है जब बना हुआ है, तो वहाँ पे गए तो वो बाबा साहब नहीं रहे थे, तो उन्होंने ही आकाशवाणी को इस बात की सूचना दी थी और उन्हीं की सूचना के आधार पे पूरी दुनिया को बताया गया था। तो ये डॉक्टर रविंद्र जो कुमार है, हमारे मित्र हैं और ये नोएडा में ही रहते हैं, है ना, उनका एक घर बसंत कुंज में भी है। तो उन्होंने ही बताया कि तो ये था। फिर एक सुदामा जो थे उनका भोजन पकाते थे, बिल्कुल सादगी भरा भोजन था, उनके साथ रहे। और देवी दयाल 24 घंटे रहते थे। यस, देवी दयाल जो थे वो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते थे। देवी दयाल जी जो थे वो उनकी जो लाइब्रेरी को संभालते थे, लाइब्रेरी, और उनके जो वक्तव्य अखबारों में छपते थे ना शांता जी, उसकी वो क्लिपिंग बना के रखते थे। तो बाबा साहब के घर में तो हजारों किताबें थी, पढ़ते तो बाबा साहब बहुत थे। तो वो काम वही करते थे देवी दयाल जी। देवी दयाल जी बाद में यहाँ पे डीडी फ्लैट्स मुनीरका में रहते थे। तो मतलब ये उनके 4 मतलब साथी थे, मतलब जिसको कहते हैं ना फुट सोल्जर्स अंग्रेजी में, है ना। देखिए आप बड़े आदमी तो होते हैं, लेकिन बड़े आदमी को सहयोग करने वाले भी लोग होते हैं, है ना। तो जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, है ना, उनको वो मतलब फुट सोल्जर्स हैं, वो अनाम रह जाते हैं। अच्छा, उनको चाहिए भी नहीं होता है, वो विचार से जुड़े हुए हैं। भैया मैं आपके विचार, लाभ से नहीं, विचार नहीं, वो विचार से जुड़े हैं, वो लाभ से नहीं, वो विचार से जुड़े हैं, है ना। तो इस तरह से कई लोग होते हैं। तो बाबा साहब के साथ तो लाखों करोड़ों, भाई इस देश में कौन है जो बाबा साहब को का सम्मान नहीं करेगा। मुझे लगता है हर दिन उनकी अहमियत और बढ़ती जा रही है। देखिए रिजर्वेशन पे तमाम कुछ आप कहिए, लेकिन एक बात बताइए, रिजर्वेशन पूरी दुनिया में मिलता है किसी न किसी रूप में, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन है ना, ब्लैक्स को दिया जाता है। अब तक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन है, अगर क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन नहीं होता तो मकाई नितनी को टीम में जगह नहीं मिलती, है ना। वाइट्स का कंट्रोल होता है। जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की टीम विश्व क्रिकेट में आई, उसको दोबारा से एंट्री मिली टेस्ट में, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने उनको टीम दिखाई नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला ने वो टीम फाड़ के फेंक दी। उसने कहा इसमें ब्लैक प्लेयर्स कहाँ हैं, इसमें ब्लैक प्लेयर्स कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो मेरिट नहीं है थी, मेरिट वाला कोई मसला है। उसने कहा ये देश हमने उनको मौका नहीं देंगे तो मेरिट कहाँ से आएगी, है ना। मकाई नितनी कितना महान प्लेयर था, है ना, सुपरस्टार था, और उसके बाद कई पॉल एडम्स कितने बने। तो ये आप तो रिजर्वेशन के, देखिए हम तो रिजर्वेशन के पक्ष में बोलते हैं, तो और कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं जी, कोई एहसान नहीं करे। बाबा साहब, मतलब बाबा साहब की क्या बात है, मैं क्या बोलूँगा बाबा साहब के बारे में, है ना, मैं क्या बोलूँगा। तो बाबा साहब ने इसी 26 नंबर के घर में बुद्धा एंड धम्मा जो उनकी आखिरी किताब है वो लिखी, है ना, वो किताब लिखी। वो तो अध्ययन में ही उनका बीतता था टाइम, है ना। और वहाँ पे जो मतलब विचारक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वगैरह आते रहते थे। किस तरह के और लोग आते थे वहाँ पर? नहीं, जैसे दिल्ली कौन सी शख्सियतें थी जो उनसे मिलने के लिए आती थी या जिन पे चर्चाएं होती थी? देखिए चर्चाएं तो देश दुनिया की होती होंगी, है ना। बाबा साहब को वहाँ पे महंगाई और राशन पानी वाली समस्या पे क्या बात कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि
देखिए बाबा साहब बहुत गंभीर व्यक्ति थे, बहुत ही गंभीर किस्म के लोग थे। करोल बाग के लोग बहुत लगातार आते थे उनके पास, है ना। करोल बाग में उनका असर था, उनके दलित बिरादरी सभी आते थे दादर, है ना, सभी जाते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ टीचर्स भी जाते थे, क्योंकि दिल्ली जो 26 नंबर श्यामनाथ मार्ग है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनके साथ ही था। हाँ। तो ये लोग खूब जाते थे और मिलना जुलना रहता था। जो बाबा साहब के पास जब भी समय होता था तो इनको वो वक्त देते थे, तो ये सिलसिला उनका चलता था। और लेकिन ये है कि वो अपनी वो जो था मतलब कैबिनेट मंत्री और उस तरह से हम चीज़ों से दूर हो गए थे कि भाई अब नहीं लेना, है ना। देखिए बाबा साहब की जो इस देश का संविधान बना रहा है ना, ये उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष है, उसको उससे बड़ा कौन सा पद होगा। सर जो श्यामनाथ मार्ग वाला जो घर उनका था, ये किस तरह का घर था? कभी स्मारक बनने से पहले? हाँ, ये देखिए कोई बहुत भव्य घर तो नहीं था जी। देखिए जो बहुत भव्य घर से मेरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आजकल दिखते ना बड़े जो लग्जरियस टाइप का घर नहीं था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जाता था तो मैं इस घर को देखता था, एक ठीक घर था, बड़ा घर था, है ना, ये था। तो हमने उसको उसके मूल स्वरूप में देखा हुआ है। ये जो बाबा साहब के बाद ये जो सिरोही का परिवार था, सिरोही परिवार जो था, ये सिरोही के थे कुछ मतलब राज परिवार था। इन्होंने एक जैन परिवार को घर भेज दिया था, दिल्ली के एक व्यापारी थे, उनका नाम शायद मदन लाल जैन था, उनको दे दिया था। फिर मदन लाल ने भवी चंद्र जिंदल को ये घर भेज दिया था। भवी चंद्र जिंदल जो थे वो आप जानती हैं, वो ओपी जिंदल जो नवीन जिंदल के ताऊ हैं वो थे। तो फिर अम्बेडकर, तो मैंने उसको उस रूप में देखा कि मतलब एक सामान्य घर, बड़ा लेकिन कोई ऐसी लग्जरी वाला नहीं जैसे आजकल दिखते हैं ना कि भाई पृथ्वीराज रोड पे ही हैं या अकबर रोड पे हैं या और ऐसे उस तरह से तो नहीं था, एक बड़ा सा घर। तो ये इसको उनके पास था। फिर 2000 के दशक में या 95 ऑनवर्ड 2000 के दशक तक ये इसको स्मारक बनाने की बहुत अम्बेडकरवादियों ने मांग शुरू हो गई। इसकी जब ये मांग शुरू हुई 2000 दशक में, है ना, उसी टाइम इसकी मांग बहुत तेज हो गई। तो फिर ये उस टाइम केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अटल जी थे। फिर इसको जिंदल परिवार से लिया गया, टेक ओवर किया गया और उनको बदले में जगह दी गई, है ना, जगह दी गई। और फिर यहाँ पे अम्बेडकर स्मारक बना एक तरह से, है ना, अम्बेडकर स्मारक बना। और 2003 में एक तरह से इसको स्मारक बना। और अब वहाँ पे वो एक नए रूप में है जी। लेकिन उसकी पहचान बाबा साहब के अंतिम घर के रूप में ही होती है। हाँ बिल्कुल। देखिए बाबा साहब कोई लग्जरियस घर में थोड़ी रहेंगे, बस, है ना। तो एक बाबा साहब की जो शख्सियत थी वो तो एक सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग वाला मामला था, है ना, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग वाला मामला था। ये था वो बाबा जिंदल परिवार के पास आएगा जी, जिसे उन्होंने इसके बाद में सरकार ने टेक ओवर कर लिया और इसे स्मारक बना दिया। अगर हम इस घर की बात करें तो इसके उनकी मृत्यु इस घर में हुई, उन्होंने एक तरीके से महानिर्वाण यहाँ पे लिया। तो इसके बाद भी करीब 3-4 साल तक उनकी जो पत्नी है सविता अम्बेडकर वो वहाँ रही थी। वहाँ पे रही, वहाँ पे देखिए थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा होती है कि विवाद था कि भाई उनको फिर वहाँ से एक तरह से वो तो वहाँ पे रहना चाहती थी, लेकिन वो फिर उनको छोड़ना पड़ा, है ना। विवाद था क्योंकि उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, दबी जबान से लोग बात करते हैं, तो वो उसमें मैं क्या बात करूँगा। लेकिन उन्होंने उस घर को छोड़ा, सविता जी ने, डॉक्टर सविता जी ने, तो उस घर को छोड़ दिया। और फिर वो घर जो है दशकों वो एक सामान्य घर बन गया जी, है ना। दशकों वो सामान्य घर बन के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि उस सिरोही परिवार ने जैन परिवार को दिया, जैन परिवार ने जिंदल परिवार को बेच दिया। लेकिन अम्बेडकरवादी इस बात की मांग कर रहे थे, मांग और बहुत मुखर होने लगी। फिर 2000 के दशक 2000 के आसपास में फिर एनडीए सरकार के ऊपर भी प्रेशर था। और फिर एक तरह से एक वो एनडीए सरकार को भी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करना था, तो इसको टेक ओवर किया गया और फिर यहाँ पे नए सिरे से बनाया गया। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर इसका उसी स्वरूप में रहने देते, जी बिल्कुल, उसी स्वरूप में रहने देते थे कि हर चीज़ में भव्यता नहीं देखनी चाहिए, है ना, एक मूल स्वरूप भी एक चीज़ होती है ना, हर चीज़ में भव्यता। और ये मैं कम से कम मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का बंदा हूँ, तो जैसे प्रयागराज में जो है नेहरू
हाँ 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 मैं अभी देखा कि प्रयागराज में वो भी तो 1930 वगैरह में बना था, तो वही 100 साल हो रहे हैं, है ना, 100 साल के आसपास। वो वैसे ही ये बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि तभी तो आप कनेक्ट करेंगे। अब जो बना है, मैं उससे, मेरे बहुत ही एक अच्छी मित्र हैं, वो उधर ही रहती हैं, उनका नाम है, वो सेंसर बोर्ड की मेंबर भी थी, डॉक्टर अरुणा मुकीम जी। वो मुझे बता रही थी कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि ये हुआ कि जो उसका पहले जो ओरिजिनल जो था उसको बदल देने से वो आत्मा उसकी जो है चली गई है। मुझे मज़ा नहीं आता उसको, क्योंकि अब उसको इतना भव्य बना दिए, उसको कुछ संविधान का रूप दे दी गया, कोई किताब का क्या है भगवान जाने। तो वो जो ओरिजिनल जो था, तभी तो आप उसको महसूस करेंगे। हाँ, महसूस करने बाबा साहब रहे, यस, उन्होंने अंतिम दिन गुजारे भाई, जिधर गांधी जी रहते थे, जिधर उनका अंतिम दिन था 30 जनवरी 1948, वो अभी भी वैसा ही है जी। वो वैसे ही, उनका कमरा वैसे ही, वो पूरी बिल्कुल वैसे ही है ना। तो वो अभी अच्छा लगता है जाके, है ना। अब आपने तो इसको बिल्कुल चेंज ही कर दिया, आपने उसका नामो निशान ही नहीं रहा, बल्कि फोटो नहीं मिलेंगी। अच्छा भाई देखिए 1999 25-26 साल, भाई वो फोटो तो, वो घर जो था वो सामान्य घर था, सामान्य घर हो गया ना, वो तो प्राइवेट बंगलो था, हो गया, तो उसकी फोटो बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसकी तो नए रूप में तो फोटो है, तो मुझे उसकी जो आत्मा थी वो चली गई है। जबकि मैं आपसे जब बात कर रही थी, आपने कहा था कि जो पुराना घर था, कोई भी जाता था तो ऐसा लगता था कि उस घर में बाबा साहब कहीं भी आके खड़े हो बिल्कुल लगता था कि बाबा साहब आ जाएंगे। हाँ, बाबा साहब की छाप थी। देखिए बाबा साहब एक शिखर पुरुष थे, देखिए शिखर पुरुष थे बाबा साहब। और ये बाबा साहब की पहचान भारत में ही नहीं है, बाबा साहब पूरी दुनिया के जो, मतलब जिसको कहते हैं हैव नॉट्स, और जो पीड़ित समाज है ना, पद दलित समाज, उनके एक तरह हीरो हैं। मैं तो नहीं हूँ उस समाज से, लेकिन मेरे भी हीरो हैं वो जी। है ना, जो समता की चाहत रखता है, समाज में बराबरी की चाहत रखता है कि भाई सबको बराबर का हक मिले, वो बाबा साहब का अपना हीरो मानेगा ही, है ना। उसके तो वो हीरो होंगे ही, कम वोट में, है ना। तो वो मेरे हीरो हैं, है ना। इस देश के करोड़ों गैर दलितों के भी हीरो हैं। तो यही वो, उसमें वो बात नहीं आती इस घर में। अच्छा सर, ये जो घर था, इसमें आप कह रहे थे कि उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर के अलावा, सुदामा के अलावा, उनके जो सहयोगी थे वो आते जाते थे और वो लोग रहते भी थे। उनके साथ इनका एक कुत्ता था, टॉबी उसका क्या हुआ जब बाबा साहब ने महानिर्वाण लिया? नहीं, तो वो तो मुझे उन्होंने बताया, डॉक्टर रविंद्र कुमार ने, कि वो जब इनकी जो हमारी पहले चर्चा भी हो रही थी कि उनकी यहाँ पे अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं हुई थी, है ना। हालांकि दिल्ली में पिछले 14 साल से थे, 42 में आ गए, 42 और 56, 14 साल ही हुए, तो 14 साल से थे। अंत्येष्टि मुंबई में हुई। तो रविंद्र कुमार के पिताजी जो थे, होतीलाल जी और बाकी लोग, जब उनको सफदरजंग एयरपोर्ट पे उनके शव को लेके गए और फिर वो चला गए, तो फिर ये वापस उसी घर में है। तो टॉबी भी चला गया शॉक से, मतलब टॉबी जो उनके साथ रहता था, है ना, पेट था, वो भी नहीं रहा। तो देखिए वो सफदरजंग एयरपोर्ट छोड़ के आए, वो भी दुनिया छोड़ गया। हाँ, तो उस टाइम तक पालम एयरपोर्ट नहीं बना था जी। पहले दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट ही था। ये पालम 62 में बना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अभी 15-20 साल पहले बना है ना। तो वो भी नहीं रहा। तो फिर मतलब ये था एक चीज़ जो मैंने आपको बता रहा था, करोल बाग के जो मिस हो रही थी, बाबा साहब भी करोल बाग को बहुत चाहने लगे थे, और बाबा साहब ने अपने पैसे से वहाँ पे एक लैंड लिया, एक, है ना, आपने देखा होगा करोल रानी झांसी रोड पर एक लैंड है झंडे वालान पे, जहाँ पे अंबेडकर भवन है। हाँ जी। वो वहाँ पे बना, और वो बना उसी पैसे से। बाबा साहब आम्बेडकर ने बनवाया, मतलब वो तो बन ही रहा था वो जी, जो बन, है ना। हाँ जी। और उनकी मृत्यु के बाद जो उनका पहला जन्मदिन आया 14 अप्रैल 1957, यस, तो पहली जो उनकी प्रतिमा लगी इस देश में, मैं समझता हूँ वो वहाँ पे ही लगी। अब तो इस देश के हर शहर में सब जगह है, लेकिन पहली प्रतिमा जो है वो करोल बाग में अंबेडकर भवन, नियर करोल बाग, है ना। वो वहाँ पे झंडे वाला आता है ना, वो रास्ता, है ना। वहाँ पे मीडिया के कुछ ऑफिसेज भी थे, और काफी हैपनिंग जगह है ना। वहाँ पे आज तक का दफ्तर रहा कई सालों तक जी। वो तो आज तक का तो बहुत नया होगा। वहाँ पे एक मुन्नी का अखाड़ा है, और कई सारी मैगजीन्स के वहाँ मैगजीन है, दिल्ली प्रेस का है, और फिर हनुमान मंदिर भी उसी तरफ ही है,
जहाँ पे 108 फीट के हनुमान जी है ना, ऊंची जो है प्रतिमा ना, है, हाँ, बिल्कुल, तो बड़ी बिल्कुल। हैपनिंग जगह है, दिल्ली के हार्ट ऑफ द सिटी है, तो वो वहाँ पे लगी मूर्ति। अब तो बाबा साहब की मूर्ति कहाँ नहीं है इस देश में, है ना, उनकी उपस्थिति तो हर जगह है, तो पहली वहाँ पे लगी, पहली। अब देखिए देखिए हम मीडिया वाले पहली, हमेशा पहली, हमारे लिए नंबर्स मैटर, है ना, कि 100 पहला, है ना, तो वो पहली वहाँ पे उनकी लगी मूर्ति, तो उनकी वो पहली मूर्ति लगी। तो अब ये देखिए कि वो करोल बाग से उनका रिश्ता किस तरह का था। ये मैं इस तरफ आपको बार बार कहता हूँ कि उनका किस तरह का था। और मुझे एक बार बता रहे थे कि मदनलाल खुराना की जो 1993 में सरकार बनी, उसमें एक मंत्री थे सुरेंद्र रातावाल, है ना, सुरेंद्र रातावाल बताते थे, दलित समाज से हैं, अभी भी हैं जी, कि उनके पिताजी वगैरह भी करोल बाग में उनके घर, वो शामनाथ मार्ग पे, उससे पहले पृथ्वीराज रोड पे जाते थे, और वो भी इस ये जो जगह है, ये जो बना अंबेडकर भवन, इसके निर्माण में उनकी भी भूमिका थी, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी लगातार बढ़ते जा रहे थे, है ना। तो ये सुरेंद्र रातावाल ने किस्सा मुझे खुद बताया है ना, क्योंकि ये दिल्ली में क्या हुआ कि जो नई दिल्ली बनी, तो बड़ी संख्या में ये जो मजदूर आए वो राजस्थान से आए थे, पैदल चल के आए थे। इनको 25 पैसे प्रति महिला को, जो महिला श्रमिक होती थी 25 पैसे, और पुरुष को 50 या 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था। तो इन्होंने नई दिल्ली को बनाया था। वैसे ये फर्क आज भी मिटा नहीं है, देखिए महिला के पुरुष साथ में जो है, देखिए ये गैर बराबरी, ये बात, अब देखिए वो तो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप होता है, तो महिला चैंपियन को कम पैसा मिलता है, पुरुष को ज़्यादा मिलता है। ये एक है समस्या है, ये पूरी दुनिया में है, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसमें क्या किया जाए। अब कुछ लोग कहते हैं, अब देखिए उसका एक पक्ष ये है कि भैया देखिए किसी दावत का भोजन होता है तो वो पुरुष ही बनाता है, हाँ जी, है ना। महिला जो होती है वो घर का बना सकती है, लेकिन बड़े स्तर का नहीं, बड़े लेवल का नहीं बनाती। ये एक डिबेट है, महिला को उसका हक मिले, हम तो चाहते हैं, है ना, बराबरी हो जीवन में, किसी भी क्षेत्र में बराबरी हो, है ना, वो, और उसमें लिंग नहीं सामने आना चाहिए, बराबरी हो, काला गोरा, महिला पुरुष सब में बराबरी होनी चाहिए। बराबरी के लिए बाबा साहेब भी लड़ रहे थे। हाय बाबा साहब की जो लड़ाई है ना, वो एक विचार दिए ना। बाबा साहब महान क्यों बनते? देखिए बाबा साहब की पूरी शख्सियत आप पढ़िए। मैं भी कुछ दिन पहले बाबा साहब का पढ़ रहा था, विभाजन पे जब बोले हैं, और विभाजन को जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं अगर विभाजन नहीं होगा तो देश की समस्या बढ़ेंगी, देश की समस्याएं बढ़ेंगी, और विभाजन को जस्टिफाई करते रहे। बाबा साहब वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं करने वाले बात नहीं थे कि भाई मैं इस वर्ग को भी खुश कर दूं, उसको भी खुश कर दूं, उसमें नहीं। जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बोलूँगा ना, मैं वो बोलूँगा, है ना। वो अपर कास्ट हिंदुओं के खिलाफ भी बहुत ही तीखी बात करते थे, मतलब अपने विचार रखते थे, और उन्होंने मुसलमानों को खूब लताड़ा, और ये विभाजन के मामले में उन्होंने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, कि जाएँ, ये समस्या खत्म हो। तो इंसान ये कहने की हिम्मत है कोई? बताइए, कोई कह सकता है आज? कोई नहीं कहेगा। तो इन सब मामलों में बाबा साहब की एक अलग शख्सियत बनती थी ना। तभी तो बाबा साहब आपको पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देते हैं। बाबा साहब की देखिए, गांधी जी की वजह से ही वो संविधान सभा के अध्यक्ष बनते हैं। इस संविधान में नेहरू कैबिनेट में बाबा साहब आम्बेडकर का नाम नहीं था। गांधी जी ने पूछा नेहरू जी से कि इसमें बाबा साहब का नाम क्यों नहीं है। ये भी है। देखिए कैबिनेट तो बहुत छोटी चीज़ है। देखिए संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन ये गांधी जी की वजह से हुआ। पहले तो विदेशियों को बनाने की का भी प्रस्ताव था, तो लेकिन वो आदमी, दोनों में विवाद था कई मुद्दों पे, है ना। और वो कहने वाले कहते हैं कि गांधी जी की अंत्येष्टि में वो दिल्ली में थे, 22 नंबर पृथ्वीराज रोड में रहते थे, लेकिन वो गए नहीं, उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए थे, है ना, उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उन्होंने शोक प्रस्ताव किया था, लेकिन वो गए नहीं, दिल्ली में रहते थे। हाँ ना, वो तो ये चीज़ें हैं भाई, ये उसके लिए उसको खारिज थोड़ी हम कर सकते हैं, है ना। कैन वी dismiss him because he didn't attended that funeral, है ना। तो वो बाबा साहब का एक अपना वो था। वो मैंने जैसे बताया कि बाबा साहब बिल्कुल साफ बोलने वाले बंदे थे। वो कभी वो ये नहीं था, जो उनको साफ कहना था वो कहते थे। और देखिए वो बहुत, उनके पास लोग, जैसे आपने पूछा कि कौन लोग मिलने आते थे, मिलने वाले आते थे, लेकिन ये नहीं था कि वहाँ पे महफिलें जमती थी, है ना। वो महफिलें किस्म का मामला नहीं था, वहाँ पे गंभीर चर्चा होती थी, और उसके बाद वो
उनका काम पढ़ना लिखने में ही वो लगाते थे। तो देखिए ये लोग जो थे ये बहुत देखिए बाबा साहब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो थिंकर थे। वो चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए थे। अच्छा। तो वो उस तरह के नहीं थे, वो एक विचारक थे। देखिए विचारक जो है वो एक विचार देने वाला आदमी है ना। उनकी कोई बहुत मास फॉलोइंग नहीं थी उस टाइम, मास फॉलोइंग। वो तो जैसे जैसे भारत स्वाधीन हुआ उसके बाद लोगों को समझ आई, साक्षरता बढ़ी, तो उनका विचार बहुत तेजी से उनका आगे बढ़ा पूरे। हाँ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि उनके विचार को भी पॉलिटिकली पॉलिटिसाइज्ड किया गया। ये मैं इसको पक्ष नहीं, ये ठीक नहीं है ना। जैसे दिल्ली में क्या हुआ कि भाई दिल्ली आपने देखा आम आदमी पार्टी में कि भाई उनकी फ़ोटो बाबा साहब की लगा रहे हैं, गांधी की हटा रहे हैं। देखिए ये नेताओं में ना कंपैरिजन करना, ये वन अपमैनशिप करना, ये ठीक बात नहीं है। राजनीति तो ऐसे ही कहते हैं। हाँ, वो करते हैं। देखिए वो उनका काम है, वो करें। हमारा काम है जो हम भी तो बोलेंगे, हम पसंद नहीं करते। हमारा काम है बोलना, हमारा काम है भाई जो हमें ठीक नहीं लग रहा वो हम नहीं करेंगे सर। क्योंकि ये इस तरह के हमारे क्योंकि हम बाबा साहब में मैं सियासत नहीं कर सकता हूँ, है ना। मैं बाबा साहब में हर चीज़ में सियासत नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा साहब में सियासत करने की क्या ज़रूरत है ना। अब तो यही है मेरा मानना है। अच्छा सर, इनके जो सहयोगी थे उनके अंतिम वर्षों में, उन्होंने उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाया? ये आपने अच्छा सवाल किया। देखिए ये जो तीनों चारों जो थे इनके, देखिए सहयोगी तो बहुत थे, बहुत सारे थे, लेकिन अंतिम ये जो थे जो इनके साथ जो रहते थे, है ना, इनके साथ जो रहते थे। देखिए ये जो देवी दयाल जी थे, इन्होंने भी कई किताबें लिखी बाबा साहब पे, है ना, कई किताबें लिखी। इसी तरह से ये जो सज्जन थे रत्तू जी, नानक चंद रत्तू जी, ये भारत सरकार की नौकरी में आ गए, है ना। इनका परिवार जो है, इनकी एक बार मेरी बहू, इनकी जो बहू थी उससे बात हो रही थी, पश्चिम बिहार में रहती है, भारत सरकार की नौकरी में आ गए। भाई रोज़ तो क्रांति नहीं होती ना, तो नौकरी भी तो करनी है, रोटी अब वो है नहीं, तो ये भारत सरकार की नौकरी में आ गए। और उन्होंने भी किताबें लिखी, फिर उनके बाबा साहब के विचारों को लेके भाषण देना, सेमिनारों में जाना, ये जीवन भर चलता रहा। यही तो आप करेंगे, और क्या करेंगे, है ना। और युवाओं के बीच में बात करनी। इसी तरह जो पिपल जी थे, होतीलाल पिपल जी, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर लिया, है ना। वो एक ये बाबा साहब के विचारों को लेके आगे पार्टी जारी थी, उसमें थे। ये 15 नंबर जनपद पे रहते थे, है ना। ये 15 नंबर जनपद जो है, यहाँ पे भी अंबेडकर एक फाउंडेशन है, आपने देखा होगा, है ना। मेरिडियन होटल के पास ही वहाँ पे बड़े कार्यक्रम होते, वहाँ पे ही रहते थे। और ये भी जीवन भर बाबा साहब के लिए काम करते रहे, है ना। देखिए जो बाबा साहब के साथ रहेगा वो और क्या करेगा, है ना, जो बाबा साहब के साथ रहेगा। सुदामा जी के बारे में कोई खबर? सुदामा जी के बारे में ये बात आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए वो मुझे लगता है कि वो जिस तरह का था, वो उसके बाद वो जिसको कहते हैं फेड अवे ही हो गए होंगे, है ना। क्योंकि मुझे उनके 1956 के बाद सुबह भोजन ही पकाते थे, तो कुछ दिन वो क्या करा होगा उन्होंने, है ना। तो उनके बारे में, हालांकि उनके बारे में पता किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल पता किया जाना चाहिए उनका। हाँ, तो क्योंकि आखिरी समय में 2 ही लोग उनके साथ थे, बिल्कुल, एक सविता जी और एक सुदामा जी। हाँ, सुदामा जीवन भर के साथ ही रहे। देखिए उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं, जो आपको खाना खिलाए, आपके हर चीज का ध्यान रखे। तो मुझे लग रहा है कि सुदामा जी जो है वो फेड अवे हो गए होंगे, है ना। फिर उसके बाद कुछ दिख नहीं रहा, ये भोजन पकाने वाला क्या करेगा। हालांकि देखिए ये बाकी जो लोग भी थे, ये अपने स्तर पे तो नौकरी वगैरह करते रहे और उनके काम करते रहे, जीवन भर ही काम करते रहे। और फिर बाबा साहब का विचार इतना प्रभावी था, इतना इस समाज के लिए ज़रूरी था, वो अपने आप फैला। देखिए विचार ही काम आता है। एक हमने पिछले दिनों जो भगत सिंह की चर्चा कर रहे थे, तो ये विचार ही है जो ये जिंदा रहता है, जिंदा रहते हैं। इंसान चला जाता है लेकिन उसके विचार ही जिंदा रहता है, सदियों तक। हाँ, विचार ही जिंदा रहता है। अब जो बाबा साहब का विचार है वही जिंदा रहता है। हालांकि देखिए वक्त के साथ अब संविधान में संशोधन भी होते रहे जी, है ना, संविधान में संशोधन भी होते रहे। अब एक पार्टी कहती है, पिछले जैसे हमने लोकसभा चुनाव में कहा कि साहब ये सरकार संविधान बदल रही है ना, दूसरी वो कहती नहीं। तो देखिए ये सिलसिला चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप। हम ऐसा ही देश चाहते हैं जहाँ पे एक डिबेट होती रहे, है ना, डिबेट हो, प्रोटेस्ट हो, डिबेट हो, बट इन ए डेमोक्रेटिक मैनर, नॉट
इन ए वायलेंट मैनर। तो ये चलती रही तो हम चाहते हैं ना, ये देश बाबा साहब और ये सभी लोगों ने इसका कि इसकी जो बुनियाद है वो डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक मूल्यों पे हो, जहाँ पे डिसेंट के लिए स्कोप हो, मतलब वॉइस ऑफ डिसेंट के लिए हो कि भाई मेरा भी विचार माना जाए। ऐसा नहीं हो कि माई वे एंड हाईवे, कि या तो शांता जी मेरा विचार मानो या आपको मैं नहीं मानूंगा, है ना। तो दोनों सबके लिए एक स्पेस तो होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है यही किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। ये बाबा साहब ने दिया, ये बाबा साहब ने दिया। तो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। उन्होंने इतना महान संविधान हमारे देश को दिया जिसकी उपयोगिता आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये वाकई दिल्ली का, जिसे कहते हैं ना कि अच्छा नसीब है, जहां उसे बाबा साहेब आम्बेडकर को साक्षात देखने का मौका मिला। यहाँ बाबा साहेब ने करीब 3 जगहों पर, एक तो पृथ्वीराज रोड, दूसरा श्यामनाथ मार्ग और तीसरा करोल बाग की वो जगह रही जहाँ बाबा साहेब के चरण पड़े, जिसने बाबा साहेब के विचारों को सुना। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो मैं ज़रूर कहूँगा, करोल बाग वाली जो जगह है जी, उसके बारे में लोगों को नहीं पता, और मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, लोगों को पता चलेगा कि वो देश का पहला जो मूर्ति लगी, प्रतिमा लगी, वो करोल बाग वाले में अंबेडकर भवन में लगी। उनकी मृत्यु के बाद जो जन्मदिन आया उसमें लगी, और वो जगह बाबा साहब ने खुद खरीदी थी जी, खुद खरीदी थी। तो इसलिए बहुत पवित्र जगह है ना। और बाकी बाबा साहब तो पूरे देश में हैं ही, हम सब में बाबा साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते बंगले में आज इतना ही। अगले शुक्रवार फिर मुलाकात होगी बोलते बंगले के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।